ऐसा ही एक किताब जब एक पुलिस अफसर की दोस्त बनी तो कत्ल की जो गुत्थी बीते 17 महीनों से खुलने का नाम नहीं ले रही थी, वो एक झटके में खुलती चली गई और पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस कत्ल के अजीबोगरीब केस को सुलझाने के लिए क्या क्या जतन करती है, ये बात अक्सर सामने नहीं आ पाती। लोगों के सामने सबसे पहले कत्ल का केस आता है और उसको सुलझाने के बाद उसका नतीजा सामने आ जाता है। लेकिन कत्ल के एक सिरे से लेकर आखिरी सिरे तक पुलिस कैसे पहुंचती है, ये सफ़र न सिर्फ बेहद थका देने वाला होता है, बल्कि बहुत पेचीदा होता है, मगर कभी कभी रोमांच से भी भरपूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के दामोह पुलिस ने ऐसे ही एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। इस मर्डर केस की बंद गांठ खोलने में पुलिस को 17 महीने का वक्त लग गया, लेकिन जब गुत्थी खुली तो हर कोई हैरत में पड़ गया। मगर सबसे ज़्यादा दिलचस्प तो ये है कि पुलिस ने जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर केस पर गौर किया वह तारीफ़ काबिल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं रिस्की क्राइम न्यूज़ चैनल। चलिए सुनते हैं पूरी घटना। दामोह पुलिस ने 10वीं के छात्र के ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह केस इतना पेचीदा था कि पुलिस को इसे सुलझाने में 17 महीने लग गए। किस्सा शुरू होता है पिछले साल मई के महीने से, जब पुलिस को पिछले साल 14 मई को एक खेत से एक नरकंकाल मिला था। पथरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा ने कपड़े और सामान के आधार पर कंकाल की शिनाख्त अपने बेटे जयराज के रूप में की थी। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने 2 बार उस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया, लेकिन डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ। अब घरवालों के साथ साथ पुलिस भी उलझन में पड़ गई। आखिर चक्कर क्या है? और थोड़ी छानबीन हुई और गहराई से पूछताछ में ये बात खुली कि असल में जयराज का जन्म IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से हुआ था। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, लेकिन सवाल यहीं आकर अटका हुआ था कि आखिर डीएनए कैसे पता लगाएं, फिर उसे मैच कैसे करवाएं। इसी उधेड़बुन में लगे पुलिस के जांच अधिकारी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। तभी उस जांच अधिकारी के हाथ एक किताब लग गई। अमेरिकी पुलिस की वो किताब पढ़ते ही उस जांच अधिकारी के दिमाग की बत्ती जल गई। उस किताब में वही चीज़ लिखी थी जिसकी तलाश में दामोह के पुलिस अफसर भटक रहे थे। असल में उस किताब में IVF की तकनीक से पैदा हुए बच्चों का डीएनए टेस्ट करने का सही और साइंटिफिक तरीका बताया गया था। इस टेस्ट के लिए खून की नहीं, बल्कि मुंह के लार या फिर पसीने के नमूने की ज़रूरत पड़ती है। बस पुलिस किताब में लिखी उस इबारत को लेकर आगे बढ़ी और उसे ऐसा लगा कि उसे खजाने की कुंजी मिल गई है। वो एक के बाद एक ताले खोलती चली गई। जयराज के पिता लक्ष्मण पटेल बताते हैं कि हमने अपने स्तर पर बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। उसे ढूंढ कर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया था। जिस दिन पुलिस को मेरे खेत से कंकाल मिला तो मैं और पत्नी दोनों साथ गए थे। कंकाल के पास से पैंट, टी-शर्ट और बेल्ट मिली थी, यानी जिन कपड़ों में जयराज गायब हुआ था वही कपड़े उसके माता पिता को खेत से मिले थे। कपड़े से कंकाल की शिनाख्त जयराज के माँ बाप ने कर ली थी, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था। इसके लिए पुलिस के पास एक ही तरीका है कि 100 के सैंपल से माता पिता के खून से डीएनए टेस्ट से मिलान करवा लिया जाए और पहचान को पुख्ता कर लिया जाए। लक्ष्मण और यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल जांच के लिए सागर की फोरेंसिक लैब भेजे गए। पुलिस ने तब तक नरकंकाल को सील कर अपनी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों बाद सागर FSL से रिपोर्ट आई कि कंकाल और लक्ष्मण पटेल और यशोदा का डीएनए नहीं मैच हुआ। सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर परिवार के सैंपल लिए और इन्हें चंडीगढ़ FSL भिजवाया। तकनीक के मामले में चंडीगढ़ FSL की गिनती देश की सबसे अच्छी लैब के रूप में होती है। हालांकि यहाँ भी डीएनए मैच नहीं हुआ। IVF सेंटर का टका सा जवाब अब पुलिस के सामने चुनौती थी।
जो कंकाल मिला वह जयराज का था या किसी और का। लक्ष्मण और यशोदा लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें उनके बच्चे का कंकाल सौंप दिया जाए ताकि वे उसका अंतिम संस्कार कर सके। लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को ये बताया था कि यशोदा से उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल तक जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो दोनों इंदौर के एक IVF सेंटर गए थे। साल 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से जयराज पैदा हुआ था। पुलिस फौरन इंदौर के IVF सेंटर का पता लगाया जहां से यशोदा ने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए स्पर्म हासिल किया था। पुलिस ने IVF सेंटर से स्पर्म डोनर की जानकारी मांगी, मगर सेंटर ने नियमों का हवाला देकर पुलिस को भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उलझन में फंसी पुलिस के अधिकारी SP संदीप मिश्रा लगातार FSL से जुड़ी किताबें पढ़ रहे थे ताकि कोई रास्ता मिल सके। इसी बीच उन्हें अमेरिका में IVF तकनीक से पैदा हुए बच्चों की चोरी का एक केस पढ़ने को मिला। अमेरिका की पुलिस इन बच्चों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर दावा किया था उनके घर से बच्चों की वस्तुएं मंगाई गई। उन वस्तुओं पर लार या पसीने के सैंपल की बच्चे के DNA से जांच की गई। जिन बच्चों का DNA मैच हुआ उन्हें उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। जैसे ही संदीप मिश्रा ने ये केस स्टडी पढ़ी तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई। इसी बीच लक्ष्मण पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और बच्चे का कंकाल अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपने की मांग की। कोर्ट ने भी माता पिता की सुनी और पुलिस को कंकाल सौंपने के आदेश दे दिए। तब तक दामोह SP के तौर पर श्रुति कीर्ति सोमवंशी चार्ज ले चुके थे। तब उन्होंने उस वक्त के TI सुधीर बेगी से लक्ष्मण पटेल को उनके बेटे का कंकाल सौंपने को कह दिया। सुधीर बेगी कंकाल लेकर गांव पहुंचे और उसे लक्ष्मण पटेल के सुपुर्द किया। 13 महीने बाद 12 मई 2024 को लक्ष्मण ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही कंकाल जयराज का ही है यह भी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। तब लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इसी बीच SP संदीप मिश्रा ने उस किताब के पन्ने की तस्वीर के साथ सुधीर नेगी को पत्र लिखा। अब पुलिस के पास 2 ठोस वजह थी नए सिरे से जांच करने के लिए। पहली तो SP संदीप मिश्रा की नई खोज, जिसके आधार पर इस जांच को दोबारा शुरू करने की बात थी, और दूसरी वजह CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को निर्देश दिए कि लक्ष्मण को इंसाफ दिलाया जाए। लिहाजा एक बार फिर DNA जांच शुरू हुई। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी, स्कूल का ID कार्ड इकट्ठा किया। इन सभी वस्तुओं को चंडीगढ़ FSL भेज दिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि इन वस्तुओं में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने के सैंपल मिल सकते हैं। पुलिस की ये तरकीब काम आई और साबित हो गया कि जयराज लक्ष्मण और यशोदा पटेल की ही औलाद थी। लेकिन अब सवाल ये था, आखिर कौन है जिसने जयराज को मौत के घाट उतारा? दरअसल लक्ष्मण ने जयराज के अपहरण और हत्या के लिए अपने सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर शक जाहिर किया था। गांव के लोगों ने भी जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा था। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया था कि वह और दशरथ एक मां पार्वती के संतान थे, लेकिन उनके 2 पिता थे। लक्ष्मण पटेल के पिता श्यामले पटेल और दशरथ पटेल के पिता धनीराम पटेल। यह भी बताया कि दशरथ और उसके बेटे मानवेंद्र की उनकी संपत्ति पर नज़र है। लिहाजा पुलिस ने अब शक के आधार पर पुलिस ने मानवेंद्र को हिरासत में ले लिया। उससे जब सख्ती से पूछताछ हुई तो टूट गया। उसने जयराज की हत्या करना कबूल किया। पूछताछ में मानवेंद्र ने बताया कि जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई तो उम्मीद थी कि पूरी संपत्ति का वह अकेला वारिस होगा, मगर IVF तकनीक के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल की 100 एकड़ खेती है।
साथ ही दामोह में एक प्लाट और मकान भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वह जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। पुलिस के सामने उसने खुलासा किया कि जयराज को रास्ते से हटाने का मौका उसे 28 मार्च को मिला। मोटरसाइकिल सिखाने के लिए वह दोपहर 12 बजे जयराज को अपने साथ ले गया। खेत में पहुंचकर उसने जयराज की गला दबाकर हत्या कर दी और खेत में लाश दबा दिया। 1.5 महीने बाद पुलिस को कंकाल मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और 25 अगस्त को उसे जेल भेज दिया। इस तरह की कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य हमें आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।